नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल स्टडी विद मनीष में। दोस्तों, अपनी पिछली क्लास में आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोगों ने आंग्ल मराठा संघर्ष की बात करना आरंभ किया था और आंग्ल मराठा युद्ध में हम लोगों ने अपनी पिछली वाली क्लास में जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था, इस प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में चर्चा कर ली थी कि किस प्रकार से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है। 1775 से लेकर के और 1782 ईस्वी तक ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध मैंने बताया था आप लोगों को कि किस संधि के तहत समाप्त होता है। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि के तहत यह युद्ध क्या होता है, समाप्त होता है। और सालबाई की संधि कब हुई थी? 1782 में। पिछली क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि जब सालबाई की संधि हुई तो इस संधि के तहत अंग्रेजों ने क्या किया, तो अंग्रेजों ने माधवराव द्वितीय को क्या मान लिया था, पेशवा स्वीकार कर लिया था कि माधवराव द्वितीय ही क्या होंगे, पेशवा होंगे। तो मराठा पेशवा बन गए माधवराव द्वितीय। रघुनाथ राव को अंग्रेजों ने अपने संरक्षण में रख लिया और उसको अपना पेंशनर बना लिया कि हम तुमको महीने का कुछ पेंशन देते रहेंगे, तुम आराम से गुजरात में रहो। तो माधवराव द्वितीय बन गए क्या, पेशवा। माधवराव द्वितीय पेशवा बन गए और ये संधि क्रियान्वित हो गई। इसके उपरांत आप देखेंगे तो अगला जो आंग्ल मराठा युद्ध होगा, अगला जो अंग्रेजों से मराठों का युद्ध होता है, वो शुरू होता है 1802 ईस्वी। और 1802 ईस्वी से लेकर के आप देखेंगे 1805 ईस्वी तक द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। तो जरा ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो आपका द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध है, ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध स्टार्ट कब से होगा, तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध स्टार्ट होगा आपका 1802 ईस्वी में और कब तक चलेगा, 1805 ईस्वी तक। तो देखिए जरा, 1782 से लेके 1802 लगभग 20 वर्षों तक मराठा साम्राज्य में भी शांति रही और अंग्रेजों को भी मौका मिला। और इस तरह से देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि सालबाई की संधि क्यों की थी, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स लड़ रहा था किससे, वॉरेन हेस्टिंग्स लड़ रहा था मैसूर साम्राज्य से। अच्छा, जितने लोग डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं और पिछली क्लास नहीं पढ़े हैं, तो पहले वो पिछली क्लास पढ़ लेंगे तब इस वीडियो पर आएंगे, नहीं तो यहाँ आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है ना। तो चलिए जरा ध्यान से सुनिए। अच्छा जी, अब एक बात हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये 20 वर्षों की जो शांति रही, ये शांति क्यों रही, क्यों ये जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध आखिर 1802 में क्यों हुआ, क्यों नहीं ये पहले ही युद्ध हो गया, क्यों नहीं अंग्रेजों ने मराठों को पहले ही पराजित कर दिया, क्यों नहीं मराठों को पराजित करके ब्रिटिश साम्राज्य में अंग्रेजों ने मिला लिया, इसके पीछे कारण क्या था। तो चलिए जरा 2 मिनट हम लोग कारण को समझ लेते हैं कि क्या कारण थे और किन कारणों की वजह से ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1802 ईस्वी में स्टार्ट होता है, उसके पीछे रीजन क्या था। तो जरा ध्यान से समझिए। अगर हम लोग 1802 के समय की भारत की स्थिति देखें तो वो स्थिति क्या है, जरा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इस समय 1802 ईस्वी तक क्या क्या कंडीशन हो चुका है, अंग्रेज कहाँ हैं, मराठों की स्थिति क्या है, जरा देख लेते हैं। देखिए, आपको सबको पता है, मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि ये क्षेत्र था आपका क्या, ये क्षेत्र था आपका बंगाल। बंगाल के बाद यहाँ पर था मद्रास के बाद था यहाँ पर बम्बई के बाद यहाँ नीचे महाराष्ट्र वाले रीजन में पूरा का पूरा था आपका क्या, मराठा साम्राज्य के नीचे ये क्षेत्र था आपका मैसूर साम्राज्य का। ये हमारी क्लासेस में, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने देखा है। और यहाँ पर इस क्षेत्र में कौन है, तो यहाँ पर इस क्षेत्र में है हैदराबाद के निजाम। चलिए
तो मैंने आप लोग को पिछली क्लास में बताया था, याद करिए मैंने बताया था आप लोगों को कि बंगाल पर कब्जा 2 युद्धों के माध्यम से होगा। कौन कौन से युद्ध? तो बंगाल पर कब्जा किया अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध में, प्लासी का युद्ध। ये बार बार मैं आप लोगों को इसलिए बताता हूं कि चीजें एकदम आपको रट जाए। जितनी बार आप मेरी क्लासेस में पढ़ेंगे बार बार मैं बताऊंगा ताकि चीजें आपके जहन में एकदम बैठती चली जाएं। तो प्लासी का युद्ध हुआ कब? तो प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 को, जिसमें आप देखेंगे तो अंग्रेजों ने पराजित किया किसको? तो अंग्रेजों ने पराजित किया था बंगाल के नवाब को। उसके बाद दूसरा युद्ध हुआ 1764, 22 अक्टूबर 1764, जिसका नाम है बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764, और इस युद्ध ने अंग्रेजों को बंगाल की चाबी पकड़ा दी, अर्थात बंगाल पर कब्जा हो गया किसका? अंग्रेजों का। उसके बाद देखिए मद्रास में तो पहले से ही अंग्रेज बैठे हुए हैं, मद्रास में अपनी कोठी वोठी बना ली है, मद्रास में अपना काम कर रहे हैं। बंबई में भी कौन बैठा हुआ है? तो बंबई में बैठे हुए हैं अंग्रेज। मराठा साम्राज्य से एक युद्ध हो चुका है। मैसूर की बात करें तो आप लोग को पता होगा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय मैसूर से अंग्रेज युद्ध लड़ रहे हैं, अर्थात मैसूर और अंग्रेजों के मध्य में युद्ध चल रहा है। हैदर अली के साथ एक युद्ध हो चुका था। तो मैसूर के साथ अंग्रेजों ने कितने युद्ध लड़े थे? तो मैसूर के साथ अंग्रेजों ने 4 युद्ध लड़े थे। आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध। और कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे? मैंने अपनी पिछली क्लास में बताया है आप लोगों को। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ये 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक चला था? मैंने बताया हुआ पिछली क्लास में आप लोगों को। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर के 1769 ईस्वी तक हुआ था। 1767 से 1769 ईस्वी तक। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ? तो देखिए, देखा होगा आप लोगों ने क्लास अगर, तो 1780 से लेकर के 1784 ईस्वी तक द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध आपका 1790 से लेकर के 1792 तक हुआ, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध आपका 1799 में हुआ। पढ़ाया हुआ है मैंने, देखिएगा पिछली वीडियो। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में आपको पता है कि हैदर अली की क्या हो जाती है? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की हो जाती है मृत्यु। और हैदर अली के बाद जब हैदर अली की मृत्यु होगी यहीं पे, तो इसी युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने मराठों से सालबाई की संधि की थी। ये पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि बड़े होशियार थे अंग्रेज। मराठों को अपने पक्ष में करने के लिए आंग्ल मराठा युद्ध रोक दिया, और 1782 में कर ली उनसे सालबाई की संधि, और कह दिया कि मराठों से कि आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठे किसका साथ देंगे? मराठे साथ देंगे अंग्रेजों का। तो अब मराठे मैसूर का साथ छोड़ देते हैं। इस कारण द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा क्षति होती है किसको? मैसूर को। अच्छा जी, हैदर अली की मृत्यु होगी, टीपू सुल्तान अगला राजा बनेगा और टीपू सुल्तान युद्ध चलाता रहेगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होगा 1790 से 92, टीपू का आधा राज्य चला जाएगा, और 1799 में इस टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेज पराजित करेंगे और टीपू सुल्तान की कर दी जाएगी हत्या। अच्छा जी, हैदराबाद के निजाम का क्या हुआ? तो जरा ध्यान से सुनिए। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि एक अंग्रेजी गवर्नर भारत में आता है जिसका नाम होता है लॉर्ड वेलेस्ली। जरा ध्यान से समझिएगा, क्या नाम था? लॉर्ड वेलेस्ली। और लॉर्ड वेलेस्ली जब भारत में आता है तो ये भारत में एक नई पॉलिसी स्टार्ट करता है, एक नई व्यवस्था स्टार्ट करता है, और जिस व्यवस्था के तहत ये बिना युद्ध लड़े भारतीय राजाओं को अपने पक्ष में
लाने का कार्य करता है। कैसे? तो उस पॉलिसी का नाम था क्या? सहायक संधि प्रणाली। सहायक संधि प्रणाली, इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे आगे की क्लास में। तो लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली लाता है और इसको अंग्रेजी में सब्सिडियरी अलायंस कहते हैं। तो सहायक संधि प्रणाली, सब्सिडियरी अलायंस ऐसी प्रणाली थी, ऐसी पॉलिसी थी कि अगर कोई राजा इस सहायक संधि को स्वीकार कर लेता था तो उसके जो विदेशी राज्यों से युद्ध समझौता संधि करने की शक्तियां थी वो अंग्रेजों के हाथ में चली जाती थी। एक ब्रिटिश अधिकारी परमानेंट उस देसी राजा के दरबार में रहता था जो सारी चीजों को कंट्रोल करता था और सेनाएं अंग्रेजों की हो जाती थी। मतलब बिना युद्ध लड़े देसी राजा गुलामी स्वीकार कर लेते थे। तो हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजों से कर ली क्या? अंग्रेजों से कर ली सहायक संधि। सहायक संधि बिना युद्ध लड़े ही ये किसके अंडर में चला गया? अंग्रेजों के अंडर में चला गया। जब ये 1799 में मैसूर के साथ युद्ध होगा तो टीपू सुल्तान को मारने के बाद मैसूर के साथ भी अंग्रेज कर लेंगे क्या? मैसूर के साथ भी अंग्रेज कर लेंगे सहायक संधि। मतलब मैसूर को भी किसके अंडर में ला लेंगे? ब्रिटिश साम्राज्य के अंडर में। अच्छा जी, यहाँ पर एक क्षेत्र हुआ करता था अवध। याद करिए, मैंने बताया था आप लोगों को बक्सर का युद्ध, अवध का नवाब सुजा-उद-दौला। अवध के नवाब ने भी अंग्रेजों से कर ली थी क्या? सहायक संधि। मतलब अंग्रेजों का साम्राज्य विस्तार 1802 तक आते आते इस सहायक संधि के माध्यम से बहुत तेजी से विस्तृत हुआ। बहुत तेजी से अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य विस्तार किया। और जब अंग्रेजों ने पूरे के पूरे मैसूर पर, इस पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, यहाँ पर तो कब्जा है ही, हैदराबाद का निजाम भी किसके अंडर में आ गया? अंग्रेजों के अंडर में आ गया। पूरा का पूरा बंगाल भी किसके अंडर में आ गया? अंग्रेजों के अंडर में आ गया। अवध भी अंग्रेजों के अंडर में चला गया। तो अब अंग्रेजों को लगेगा अब बचा क्या है? यही तो मराठा साम्राज्य बचा है। मुंबई में पहले से ही कौन है? बंबई में पहले से ही अंग्रेज बैठे हुए हैं। 3 प्रेसिडेंसी अंग्रेजों ने बनाई थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। तो इन जगहों पर तो अंग्रेज पहले से ही थे। मैसूर भी इनके अंडर में, मद्रास भी, हैदराबाद भी, अवध भी। बहुत बड़े क्षेत्र पर आप देखेंगे तो अंग्रेजों का कब्जा भारत में 1802 तक आते आते हो चुका था। अब अंग्रेजों की टेढ़ी नजर पड़ेगी किसके ऊपर? तो जाहिर सी बात है मराठा साम्राज्य के ऊपर। और अब अंग्रेज अपनी विस्तारवादी नीति के तहत ये चाहेंगे कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके मराठा साम्राज्य को भी ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत शामिल कर दिया जाए। अच्छा जी, तो इस समय मराठों की स्थिति क्या है? जरा मराठों की स्थिति देख लेते हैं। तो चलिए जरा ध्यान से समझते हैं। सालबाई की संधि के तहत माधवराव द्वितीय को अंग्रेजों ने क्या कर लिया था? पेशवा स्वीकार कर लिया था। और माधवराव द्वितीय जब पेशवा बने तो किसके संरक्षण में पेशवा बने? तो 2 लोगों के संरक्षण में पेशवा बने। पहले कौन थे? पहले थे आपके नाना फडणवीस। नाना फडणवीस ने ही विद्रोह किया था किसका? रघुनाथ राव का। और इनको क्या बनवाया था? पेशवा। और इनके साथ में थे महादजी सिंधिया। कौन थे? महादजी सिंधिया। और इन्हीं दोनों के आप देखेंगे प्रयासों से माधवराव द्वितीय बनते हैं पेशवा सालबाई की संधि के तहत। अब होगा क्या? कहानी आगे बढ़ते हैं जरा। होता क्या है, ये जो महादजी सिंधिया हैं, इन महादजी सिंधिया की 12 फरवरी आप देखेंगे 1794 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। मतलब 12 फरवरी महादजी सिंधिया निपट जाएंगे, मर जाएंगे। ये मरेंगे तो इसके बाद अगला नंबर आएगा माधवराव द्वितीय का। कैसे? देखिए जरा ध्यान से समझिएगा। जब माधवराव द्वितीय बना था पेशवा तो वो तो अल्पवयस्क था, छोटा बच्चा था। तो पूरे शासन पर कंट्रोल रहता था किसका? इन्हीं दोनों मराठा सरदारों का, नाना फडणवीस का और महादजी सिंधिया का। तो हुआ क्या, जब ये माधवराव द्वितीय नौजवान होते हैं तो उसके उपरांत वो चाहते हैं कि शासन में अब उनका भागीदारी हो,
शासन, वो कार्य शासन का संचालन करना चाहते हैं, अपने कार्यों का निर्वहन करना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है कि मेन कंट्रोल किसका है? नाना फडणवीस का। और नाना फडणवीस इनको आगे बढ़ने देते ही नहीं है। पूरे कंट्रोल अपना जमा के रखा हुआ किसने? नाना फडणवीस ने। तो परेशानी शुरू होती है किसको? माधवराव द्वितीय को। और एक दिन ऐसा आता है, इसी परेशानी में माधवराव द्वितीय आत्महत्या कर लेते हैं। माधवराव द्वितीय क्या कर लेंगे? आत्महत्या। छत पर से कूद करके जान दे देते हैं माधवराव द्वितीय। कब? 1795 ईस्वी। 1795 में माधवराव द्वितीय भी आत्महत्या कर लेंगे। अब पेशवा का पद क्या हो गया? रिक्त हो गया। पेशवा का पद खाली हो गया। और पेशवा का पद जब खाली हो जाएगा तो अब क्या किया जाए? चूंकि नाना फडणवीस अभी जिंदा हैं और नाना फडणवीस खुद पेशवा नहीं है, ये मराठा सरदार हैं, तो जाहिर सी बात है किसी न किसी नए व्यक्ति को अब बनाया जाएगा क्या? पेशवा। तो पेशवा बनाया किसे जाए? तो नाना फडणवीस ने क्या किया? नाना फडणवीस ने, याद करिए, जो रघुनाथ राव थे, ये रघुनाथ राव जीवन भर बनना चाहते थे क्या? रघुनाथ राव जीवन भर बनना चाहते थे पेशवा, लेकिन रघुनाथ राव तो पेशवा नहीं बन पाए। लेकिन इनके पुत्र हुआ करते थे जिनका नाम था बाजीराव द्वितीय। एक बात बताइए, इसी रघुनाथ राव के कारण प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। यही तो गया था, अंग्रेजों की गोद में बैठ गया था, सूरत की संधि की थी, याद करिए, पिछली क्लास में बताए थे। तो इनका पुत्र बाजीराव द्वितीय, इसको नाना फडणवीस ने अगला पेशवा बना दिया। 1795 में ये मरे और 1796 में अगला पेशवा बनता है कौन? बाजीराव द्वितीय। और बाजीराव द्वितीय 1796 से लेकर के 1818 तक पेशवा बना रहेगा और यह मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा होगा। इसके बाद मराठा साम्राज्य का कोई और पेशवा नहीं बनता है, यही अंतिम पेशवा है। और इसी के कारण आप देखेंगे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी होगा। इसके पापा के कारण प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और पुत्र के कारण द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। यही होता है जब कोई अयोग्य व्यक्ति गद्दी पर बैठता है। और इसके काल में भी हुआ। क्यों हुआ? ऐसा हुआ कि ये भी समझते हैं। हुआ इसलिए कि ये जो आपके नाना फडणवीस हैं, इन नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की हो जाती है क्या? मृत्यु। और जब नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है तो बाजीराव द्वितीय को मिल जाता है फ्री हैंड और वो अपने मनमाने तरीके से शासन का संचालन स्टार्ट करता है और यहीं से परेशानी शुरू हो जाती है। तो चलिए जरा समझते हैं। 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद अब जो पेशवा बने हैं बाजीराव द्वितीय, ये बाजीराव द्वितीय क्या करेंगे? ये बाजीराव द्वितीय मनमाने ढंग से शासन का संचालन करेंगे। शासन का संचालन अर्थात इनके ऊपर अब आप देखेंगे किसी भी प्रकार का कोई भी नियंत्रण नहीं है। और नियंत्रण नहीं है और दूसरे नंबर की अयोग्यता। एक तो अयोग्य है, दूसरा नियंत्रण नहीं है किसी का, कोई इनको रोकने टोकने वाला नहीं है। तो होगा क्या? जो अन्य मराठा सरदार हैं वो अन्य मराठा सरदार धीरे धीरे इनसे खफा होने लगेंगे। अब ऐसा थोड़ी ना कि देखिए मेन जो मराठा पेशवा था वो मेन मराठा पेशवा आपका पूना में रहता था। यहां से ये अपनी पेशवाई संभालता था। पेशवा का मुख्य स्थान कहाँ था? पूना। सूरत में देखेंगे तो सूरत में आप मराठा सरदार हुआ करते थे और इन मराठा सरदारों को आप लोग गायकवाड़ के नाम से जानते हैं। सूरत में जो मराठा पेशवा होते थे, मराठा सरदार होते थे, उन्हें आप लोग गायकवाड़ के नाम से जानते हैं। गायकवाड़, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। महादजी सिंधिया की मृत्यु के बाद इनका पुत्र होता है जिसका नाम रहता है दौलत राव सिंधिया।
दौलत राव सिंधिया। ये दौलत राव सिंधिया अगला मराठा सरदार बनता है महादजी सिंधिया के बाद। और ये जो महादजी सिंधिया थे, ये महादजी सिंधिया को अगर आप देखेंगे तो ये कहाँ के मराठा सरदार हैं? ये भी ना कहीं, ये भी तो मराठा सरदार थे। तो जाहिर सी बात है इस मराठा साम्राज्य में कहीं ना कहीं के तो ये मराठा सरदार रहे होंगे। तो कहाँ के थे? तो आप देखेंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश के आसपास जो सटा हुआ एक हिस्सा था, जिसको आप लोग क्या ग्वालियर के नाम से जानते हैं। कहाँ के थे? ग्वालियर के। अच्छा जी, इधर की तरफ आइए तो यहाँ पर एक जगह है इंदौर। और इंदौर में जो मराठा शक्ति थी, मराठा सरदार थे, उनको आप देखेंगे तो होलकर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? होलकर। जरा ध्यान से समझिएगा, होलकर। और इधर ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर हुआ करता था नागपुर। इस वाले क्षेत्र में नागपुर में मराठा सरदार हुआ करते थे, जिनका नाम था भोसले। तो अलग अलग मराठा साम्राज्य में अलग अलग क्षेत्रीय सरदार हुआ करते थे। कहाँ? सूरत में कौन था? तो सूरत में थे आपके गायकवाड़। इंदौर में थे आपके कौन? होलकर। ग्वालियर में थे आपके कौन? तो ग्वालियर में थे आपके महादजी सिंधिया। नागपुर में थे कौन? भोसले। तो हुआ क्या? हुआ ये कि जब बाजीराव द्वितीय मनमाने ढंग से शासन का संचालन करने लगे और इन मराठा सरदारों का ये कुछ सुनते ही नहीं थे, इनको कोई आप देखेंगे तो अधिकार दिए ही नहीं। और यहां से इन क्षेत्रीय शक्तियों में आपसी विवाद शुरू हो जाएगा। ये आपस में ही लड़ना भिड़ना शुरू कर देंगे। और जाहिर सी बात है, जब दो क्षेत्रीय शक्तियां आपस में टकराती हैं तो किसी तीसरे को मौका मिलता है। और अंग्रेज इसी मौके का इंतजार कर रहे थे कि कब वो मौका मिले। क्या अंग्रेजों ने सहायक संधि का प्रस्ताव मराठों को नहीं भेजा होगा? आखिर जब हैदराबाद से इन्होंने सहायक संधि की, मैसूर से सहायक संधि की, अवध से सहायक संधि की, तो क्या मराठों को इन्होंने सहायक संधि का प्रस्ताव नहीं भेजा होगा? बिल्कुल भेजा, उसी टाइम पे भेजा। लेकिन उस समय मराठा पावर संगठित हुआ करती थी, एकता थी। और उस समय आप देखेंगे तो महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस जैसे योग्य मराठा सरदार थे जो केंद्रीय सत्ता का संचालन कर रहे थे। उन लोगों ने साफ मना कर दिया कि हम सहायक संधि स्वीकार नहीं करेंगे। और अंग्रेज उस समय उनका कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि मराठा शक्ति पावरफुल थी। लेकिन यहाँ क्या? यहाँ ये आपस में ही भिड़ना स्टार्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि ये भाई साहब बाजीराव द्वितीय, ये किसी का को सुनने को तैयार ही नहीं, अपने मन से सारी चीजें। तो इस कारण से आप देखेंगे ये क्षेत्रीय शक्तियां विरोध करना स्टार्ट कर देती हैं। किसका? बाजीराव द्वितीय का विरोध करना शुरू करेंगे। जब ये विरोध करना शुरू करेंगे, होगा क्या? तो होगा ये, जब ये क्षेत्रीय शक्तियां इनका विरोध करना स्टार्ट करेंगी तो इसके बाद अब बाजीराव द्वितीय एक प्लान बनाएंगे। ये क्या करेंगे? बाजीराव द्वितीय और दौलत राव सिंधिया ये दोनों आपस में मिल करके इंदौर का ये जो होलकर सरदार है, इस होलकर सरदार के ऊपर आक्रमण कर देंगे। कौन कौन? बाजीराव द्वितीय और दौलत राव सिंधिया ये दोनों मिलकर आक्रमण करेंगे। किसके ऊपर? इंदौर के होलकर के ऊपर। यहां पर जो होलकर हैं उनमें एक व्यक्ति थे विट्ठू जी होलकर, उनकी हत्या कर दी जाएगी इन लोगों के द्वारा। और जब हत्या हो जाएगी तो अब जाहिर सी बात है ये भी चुप नहीं बैठेंगे। और इन होलकरों ने क्या किया? इन होलकरों ने क्या किया? मराठा साम्राज्य के पेशवा अर्थात पूना पर और ग्वालियर पर हमला कर दिया। अब आपस में ही लड़ाई शुरू हो गई। 1802 ईस्वी की बात है। 1802 ईस्वी में होगा क्या? ध्यान से समझिएगा।
1802 ईस्वी में कौन? होलकर आक्रमण करेंगे। होलकर आक्रमण करते हैं। और कहाँ आक्रमण करते हैं? तो जाहिर सी बात है दो लोगों के ऊपर, एक पूना, जहाँ कौन है? बाजीराव द्वितीय। पूना में कौन है? बाजीराव द्वितीय। और प्लस किस पर हमला करेंगे? ग्वालियर पर। और ग्वालियर में कौन है? तो ग्वालियर में है आपके महादजी सिंधिया के पुत्र। इन दोनों पर आक्रमण करेंगे कौन? होलकर सरदार। और जब इनका आपस में युद्ध होगा तो होलकरों ने क्या किया? पूना पर कब्जा कर लिया। पूना में हरा दिया किसको? तो जाहिर सी बात है बाजीराव द्वितीय को। बाजीराव द्वितीय पराजित हुए। पराजित हो जाते हैं कौन? बाजीराव द्वितीय। और पूना पर कब्जा हो जाता है किसका? तो होलकरों का। जैसे ही बाजीराव द्वितीय पराजित होगा वैसे ही यहाँ से तुरंत फरार हो जाएगा। और फरार होकर के ये जाकर बैठ जाता है बंबई के सरकार के पास। अब बंबई में कौन है? अंग्रेज। और अंग्रेजों से जाकर के कहेगा कि हमारी रक्षा कीजिए। इनके पिताजी भी यही काम किए थे और ये भी यही काम करेंगे। जाएंगे, कहेंगे हमारी सुरक्षा कीजिए और हमको पुनः पूना वापस दिलवाइए। देखिए जरा कितनी अयोग्यता है इसके अंदर। अरे आपस में बैठ के बात कर लेते, हमला क्यों किए? आपस में बैठ के बात कर लेते, क्या आवश्यकता थी हमला करने की? नहीं। अब अंग्रेजों को हस्तक्षेप करने का मौका मिला। अंग्रेजों ने कहा ठीक है, हम आपकी बिल्कुल सहायता करने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंग्रेज हैं और अंग्रेज अगर किसी की सहायता करेंगे तो जाहिर सी बात है कि बदले में कुछ न कुछ अंग्रेजों को चाहिए होगा। और अंग्रेज तो बैठे ही थे पूरे मराठा साम्राज्य पर कब्जा करने के लिए। और यहाँ पर अंग्रेजों को मिल जाता है क्या? मौका। और इसी मौके का इंतजार कर रहे थे कौन? अंग्रेज। अंग्रेजों ने कहा कि हम आपको बिल्कुल सहायता देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके पहले आपको हमसे करनी पड़ेगी संधि। और 1802 ईस्वी में ही एक संधि होगी। 1802 ईस्वी में एक संधि होगी जिस संधि का नाम है बसीन की संधि। बसीन की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1802 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय वर्सेस अंग्रेज, इन दोनों के मध्य में क्या हो जाएगी? संधि हो जाएगी। बंबई काउंसिल के अंग्रेज, इन दोनों के मध्य संधि हो गई। और संधि में क्या कहा गया? संधि में ये कहा गया कि अंग्रेज बाजीराव द्वितीय को पुनः पेशवा बनाने में सहायता करेंगे। और इन्होंने अंग्रेज 60,000 सैनिक दे दिया। किसे? तो अंग्रेजों ने 60,000 सैनिक दिया बाजीराव द्वितीय को। कहा ये सैनिक जाएंगे और आपके साथ युद्ध करेंगे, लेकिन इसके बदले में आपको हमसे करनी होगी क्या? आपको हमसे करनी होगी सहायक संधि। लीजिए, सहायक संधि थोप दी किसके ऊपर? बाजीराव द्वितीय के ऊपर। अर्थात 1802 ईस्वी में पेशवाओं ने भी, जो पूना के पेशवा थे, ये पेशवा भी कर लेंगे क्या? संधि। किसके साथ? तो जाहिर सी बात है बाजीराव द्वितीय के साथ। अब क्या होगा? बाजीराव द्वितीय तो इनके संरक्षण में चले गए और यहाँ बचे हुए हैं कौन? यहाँ बचे हुए हैं ग्वालियर, यहाँ बचे हुए हैं नागपुर के भोसले, यहाँ बचे हुए हैं इंदौर के होलकर और यहाँ सूरत में गायकवाड़। अब क्या होगा? अब ग्वालियर के जो मराठा सरदार हैं उनको लगेगा कि ये तो बड़ा वाहियात काम कर दिया बाजीराव द्वितीय ने, अब क्या करें? तो ये जो ग्वालियर के मराठा सरदार हैं और नागपुर के जो भोसले हैं, इन दोनों को लगेगा कि हमें मिलकर के अंग्रेजों को पराजित करना चाहिए और पूना पर कब्जा कर लेना चाहिए। अब इनके दिमाग में ये बात आएगी और यहीं से शुरू हो जाता है आपका क्या? आंग्ल मराठा युद्ध, और जिसे आप लोग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जानते हैं।
अब ये 60,000 सैनिक इनकी बाजीराव द्वितीय की सहायता करेंगे तो जाहिर सी बात है कि बाजीराव द्वितीय को एक फ्री में थोड़ी ना दिया होगा ये सैनिक। बाजीराव द्वितीय से कहा गया कि ये जो 60,000 सैनिक हैं, ये सैनिक आपकी सहायता करेंगे तो इस सैनिक का सारा खर्च आपको देना होगा। अब ये सैनिक का खर्च देंगे कहां से? इनके पास तो पेशवाई रही नहीं। तो इनसे कहा गया कि यहाँ जो सालसेट बंदरगाह है वो सालसेट बंदरगाह आप हमें दे दीजिए सूरत में। और ये मान भी गए। पूरा सूरत भी कब्जा कर लिया किसने? अंग्रेजों ने। खैर आगे देखते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ कौन रहा है? तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ रहे हैं कौन? ग्वालियर के मराठा सरदार और कौन? और जाहिर सी बात है नागपुर के मराठा सरदार। नागपुर के मराठा सरदार। सूरत का गायकवाड़ द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में शामिल नहीं हुआ। हाँ, इंदौर का होलकर जो है ये शामिल होगा, लेकिन बाद में होगा। और इससे अंग्रेजों ने अलग से युद्ध लड़ा। कैसे? अभी बताते हैं। देखिए, जब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हुआ तो जाहिर सी बात है ये छोटे छोटे मराठा सरदार हैं। इनके पास एकता तो है नहीं, एकता का है अभाव। अलग अलग युद्ध लड़ेंगे और जब अलग अलग युद्ध लड़ेंगे तो दोनों मराठा सरदारों को अंग्रेज पराजित कर देंगे। दोनों मराठा सरदारों को, ग्वालियर को भी पराजित करेंगे और नागपुर के भोसले को भी पराजित करेंगे। दोनों मराठा सरदार यहाँ पर पराजित हो जाएंगे। और जब दोनों मराठा सरदार यहाँ पर पराजित होंगे तो इन दोनों लोगों से अलग अलग सहायक संधि की गई। ये जो ग्वालियर के मराठा सरदार हैं इनके साथ की गई थी सुरजी अर्जन गांव की संधि। सुरजी अर्जन गांव की संधि। सुरजी अर्जन गांव की संधि। और ये किया गया था 1803 में। याद रखिए 1803 में ग्वालियर के जो मराठा सरदार हैं ये लोग हार गए, और हार गए तो इनके साथ संधि कर ली, सहायक संधि। और ये लोग भी आ गए किसके अंडर में? ब्रिटिश साम्राज्य के अंडर में। और ये जो नागपुर के मराठा सरदार हैं, जो भोसले हैं, इनको भी पराजित करेंगे और इनके साथ संधि करते हैं देवगांव की संधि। देवगांव की संधि याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये संधियां। देवगांव की संधि। और ये भी की जाएगी कब? ये भी की जाएगी 1803 ईस्वी में। जब इन दोनों को अलग अलग पराजित कर दिया मराठों ने तो जाहिर सी बात है पूना पर अधिकार किसका है? होलकर का है। बिना इनको हराए बाजीराव द्वितीय को पेशवा तो बनाया नहीं जा सकता दोबारा, क्योंकि पूना पर अधिकार है होलकरों का। तो जाहिर सी बात है अगला युद्ध होगा किससे? होलकर से। और होलकर से जब युद्ध होगा तो होलकरों को भी पराजित करेंगे कौन? अंग्रेज। और होलकरों के साथ आप देखेंगे तो होलकरों को जब अंग्रेज पराजित कर देंगे तो 1806 ईस्वी में इनके साथ संधि करेंगे राजपुर घाट की संधि। राजपुर घाट की संधि। तो याद रखिएगा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों ने एक एक करके सभी मराठा सरदारों को पराजित कर दिया और सबको पराजित करके इन तीनों लोगों के साथ अलग अलग सहायक संधि कर ली, ताकि आगे चल करके ये लोग किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत इस ब्रिटिश साम्राज्य में खड़ी ना कर सके। इनकी एकता को तोड़ दिया अंग्रेजों ने और बाजीराव द्वितीय को बना दिया गया क्या? पुनः पेशवा। और बाजीराव द्वितीय ने पहले ही क्या कर लिया है? पहले ही सहायक संधि कर ली है। और इसके बाद अब क्या शुरू होगा? अब इसके बाद शुरू होगा मराठा साम्राज्य में अंग्रेजों का डायरेक्ट हस्तक्षेप। अब हर एक मराठा सरदार के आप देखेंगे साम्राज्य में, या हर एक मराठा साम्राज्य के क्षेत्र में उनके राजभवन में एक ब्रिटिश अधिकारी रखा गया और वो ब्रिटिश अधिकारी इनकी सभी नीतियों को संचालित करता था, रोकता था अगर ये लोग कुछ भी अंग्रेजों के खिलाफ करने का प्रयास करते थे। तो जाहिर सी बात है बाजीराव द्वितीय भी जब पूना में पेशवा दोबारा बना तो उसके यहाँ भी एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखा गया अधिकारी, और कोई भी अगर वो निर्णय लेता था तो उसमें रोक टोक लगाता था वो। तो आगे चलकर के बाजीराव द्वितीय को ये फील होना शुरू हुआ कि यार हमने बहुत गलत संधि कर ली अंग्रेजों से, परेशान हो गया एकदम वो। और जब परेशान हो गया
तो उसको अपने मन में ये आत्मग्लानि होगी कि यार ये हमने बहुत गलत काम कर दिया। और इस कारण से देखेंगे तो 1817 ईस्वी में वो परेशान होकर के अंग्रेजों पर आक्रमण बनाने की नीति या अंग्रेजों पर आक्रमण करने की योजना तैयार करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और आप देखेंगे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होगा 1817 से लेकर के 1818 तक। तो आइए जरा उसकी भी बात कर लेते हैं 2 मिनट और इस चैप्टर को समाप्त कर लेते हैं। तो देखिए, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में क्षेत्रीय शक्तियों से अलग अलग संधियां की और संधियां करके इनको अपने नियंत्रण में कर लिया अंग्रेजों ने। बाजीराव द्वितीय बन गए पुनः सूरत में, पूना में क्या पेशवा। तो होगा क्या, जरा ध्यान से सुनिए। हम लोग बात करेंगे अब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की। कब से कब तक? 1817 से 1818 तक। पेशवा कौन है जी? तो पेशवा है इस समय पूना में, जिनका नाम है बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय, यही तो पेशवा बनाए गए। इन्होंने ही तो 1802 में सहायक संधि करी थी अंग्रेजों से जाकर के, बसीन की संधि के तहत। अब होगा क्या, पेशवा बन गए। और जब पेशवा बन गए तो जाहिर सी बात है अंग्रेजों ने इनको परेशान करना शुरू किया। और परेशान होकर के ये करेंगे क्या, ये सोचेंगे अब अंग्रेजों से हमें लड़ना है युद्ध। तो इन्होंने एक अप्पा जी नाम के मराठा सरदार थे, इन अप्पा जी मराठा सरदार से मदद मांगेंगे और ये कहेंगे कि हम अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं, अंग्रेजों को मराठा साम्राज्य से भगाना चाहते हैं। लेकिन अब 1817 तक आते आते अंग्रेज भारत में अपनी जड़ें जमा चुके हैं। अंग्रेज बहुत शक्तिशाली हो चुके हैं, इन सारे क्षेत्रों पर कब्जा हो चुका है। किसका? अंग्रेजों का। बाजीराव द्वितीय के बस की बात नहीं है अब अंग्रेजों को हरा पाना। तो अप्पा जी और बाजीराव द्वितीय ये दोनों मिलकर के आक्रमण करेंगे। किसके ऊपर? तो जाहिर सी बात है अंग्रेजों के ऊपर। इस समय बंबई काउंसिल में एक अंग्रेज व्यक्ति हैं जिनका नाम है सर जॉन मेलकम। सर जॉन मेलकम, ये सर जॉन मेलकम और बाजीराव द्वितीय और अप्पा जी, इन दोनों के मध्य में आप देखेंगे तो ये युद्ध होना अवश्यंभावी हो गया। इसके साथ ही इस युद्ध का यहाँ पर एक और कारण है, जरा ध्यान से समझिए। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में एक और कारण है और वो कारण है पिंडारी। वो कारण क्या है? पिंडारी। पिंडारी कौन होते थे? तो पिंडारी आप देखेंगे तो मराठों के वो सैनिक थे जो लूटपाट करते थे और लूटपाट करके अपना जीवन यापन चलाते थे। मराठे इनका सहयोग लेते थे युद्धों में और ये लूटपाट करने वाले सैनिक हुआ करते थे। लेकिन जब इन क्षेत्रों में अंग्रेजों का कब्जा हो गया तो जाहिर सी बात है मराठों का अन्य क्षेत्रों से युद्ध होना बंद हो गया। और युद्ध होना बंद हो गया तो पिंडारी लोग आप देखेंगे अब अपना जीवन यापन कैसे करें, क्योंकि युद्ध के माध्यम से ही ये लूट करते थे। लूट होनी बंद हो गई, अंग्रेजों का कब्जा हो गया। तो जाहिर सी बात है अब पिंडारी अगर किसी पर आक्रमण करेंगे तो जाहिर सी बात है वहां पर अंग्रेज होंगे और अंग्रेज जब होंगे तो जाहिर सी बात है अंग्रेजों के ऊपर ही आक्रमण करेंगे। अब पिंडारी अंग्रेजों पर ही आक्रमण करने लगे और अंग्रेजों को लगा कि देखो अभी हमने मराठा साम्राज्यों को अपने अधीन किया है और ये पिंडारी हमारे ही ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। अंग्रेज इन मराठा सरदारों से कहेंगे भाई पिंडारियों को आप कंट्रोल करिए। अब ये पेशवा भाई साहब अपने ही लोगों को मार रहे हैं, काट रहे हैं। इससे भी इनको बाजीराव द्वितीय को टेंशन थी कि भाई हमें अपने ही पिंडारी भाइयों के ऊपर क्या करना पड़ रहा है, आक्रमण करना पड़ रहा है। तो ये सब सारी परिस्थितियां बनी और इन परिस्थितियों के मद्देनजर बाजीराव द्वितीय ने अप्पा जी का सहयोग लिया और अंग्रेजों पर आक्रमण किया। लेकिन सर जॉन मेलकम के नेतृत्व में आप देखेंगे, सर जॉन मेलकम के नेतृत्व में अंग्रेजों ने अप्पा जी को भी पराजित किया और बाजीराव द्वितीय को भी पराजित किया। और इन दोनों को पराजित करने के उपरांत होगा क्या? होगा ये कि ये जो बाजीराव द्वितीय हैं, इन बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने कहा कि ऐसा है अब आप हो चुके हैं पराजित, मतलब इन दोनों को पराजित किया गया
1818 में। और जब पराजित हो जाएंगे तो हुआ क्या, हुआ ये कि मुंबई में ये जो पेशवा हैं, इन पेशवा से कहा जाएगा कि ऐसा है भैया, अब मराठा साम्राज्य छोड़िए, और इनको भेज दिया गया बिठूर। इनको भेज दिया गया बिठूर। किसे? बाजीराव द्वितीय को। मारे नहीं अंग्रेज इनको। पराजित करने के बाद इनको पूरे मराठा साम्राज्य से निर्वासित कर दिया। बोला अब आपको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है भैया, जाओ अपना साम्राज्य छोड़ो। और इनको उत्तर प्रदेश, उस समय हुआ करता था ये अवध, और अवध के साथ पहले ही अंग्रेजों ने सहायक संधि कर ली है। और इन मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय को बिठूर, बिठूर कहाँ पड़ता है? तो बिठूर पड़ता है आपके कानपुर में, है ना। तो इनको निर्वासित करके बिठूर भेज दिया गया, और वहां पर इनको पेंशन दिया गया। बोला गया कि हम आपको 8 लाख रुपए देते रहेंगे पेंशन के तौर पे, आप पेंशन लीजिए, बिठूर जाइए और वहीं पर आराम से मौज करिए। और इनसे ये भी कहा गया कि आप ही वो अंतिम पेशवा होंगे जिनको हम पेशवा स्वीकार करेंगे और पेंशन देंगे। इस आपके बाद हम किसी अन्य व्यक्ति को मराठा साम्राज्य का पेंशन नहीं देंगे, मतलब हम अन्य किसी भी व्यक्ति को पेशवा स्वीकार नहीं करेंगे। और आगे चलकर आप देखेंगे तो इन्हीं बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र हुआ करते थे। इन्हीं बाजीराव द्वितीय के, इनका कोई बेटा नहीं था तो इन्होंने गोद लिया था। किसे? नाम था उनका नाना साहब। नाम था उनका नाना साहब। नाना साहब को गोद लिया था बाजीराव द्वितीय ने। तो ये नाना साहब भी कहाँ रहते होंगे? बिठूर में। और जब बाजीराव द्वितीय की मृत्यु होती है तो नाना साहब कहते हैं कि अब हमें अगला मराठा पेशवा स्वीकार किया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने इन्हें मराठा पेशवा मानने से इनकार कर दिया और इन्हें पेंशन भी नहीं दिया। और यही कारण था कि 1857 के विद्रोह में कानपुर से जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता रहेंगे उस विद्रोह के, वो यही नाना साहब रहेंगे। बताऊंगा मैं आप लोगों को 1857 के विद्रोह में, तो याद रखिएगा नाना साहब। अच्छा जी, इनको पराजित करने के उपरांत एक छोटा सा एरिया है यही मराठा साम्राज्य में जिसका नाम था सतारा। सतारा, सतारा में अंग्रेज क्या करेंगे? शिवाजी का कहीं से वंशज खोज के ले आएंगे, और शिवाजी के वंशज में एक छोटा सा बालक है जिसका नाम था प्रताप सिंह। प्रताप सिंह, और इस प्रताप सिंह को क्या करेंगे? इस सतारा में रख देंगे छत्रपति के रूप में, और इससे भी सहायक संधि करवा लेंगे, और पूरे के पूरे मराठा साम्राज्य पर क्या कर लेंगे? कब्जा कर लेंगे। और इस तरह से आप देखेंगे पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य किसके कब्जे में चला जाएगा? अंग्रेजों के कब्जे में चला जाएगा। और इस तरह से आप देखेंगे इस पूरे दक्षिण भारत के क्षेत्र पर कपास का जो उत्पादक क्षेत्र था मराठा, वो भी चला गया। मैसूर भी किसके अंडर में है? मराठों के अंदर में है। और यहाँ तक कि अवध, ये पूरा एरिया आप देखेंगे भारत का तो अंग्रेजों के अंडर में चला गया, जिसे वो लोग ब्रिटिश साम्राज्य के नाम से जानते थे। और अब भारत का केवल एक क्षेत्र बचेगा, और वो क्षेत्र है पंजाब। और अंतिम विजय अंग्रेज करेंगे पंजाब के ऊपर, और पंजाब पर विजय करने के उपरांत आप देखेंगे पूरे भारत पर, भारत के अधिकतम क्षेत्रों पर कब्जा हो जाएगा। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। कुछ छोटे छोटे देसी रियासतें रहेंगी, लेकिन वो देसी रियासतें भी अंग्रेजों के माध्यम से ही शासन संचालन करेंगी, क्योंकि सबसे अंग्रेज करते हैं सहायक संधि। तो याद रखिएगा ये पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य किस तरह से अंग्रेजों ने अपने अधिकार क्षेत्र में स्थापित किया और इन पर कब्जा किया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और बेहतर क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।